नमस्कार बच्चों, सिल्वर वेडिंग की तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि अब तक आप सभी ने सिल्वर वेडिंग का स्वाध्याय कर लिया होगा और पिछली 2 वीडियो की सहायता से पाठ को भली भांति समझ लिया होगा। आज हम बढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर की तरफ। सबसे पहले चिंतन परक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में समर्थ होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर। यशोधर बाबू की पत्नी शुरू में संयुक्त परिवार की अनचाही परंपराओं और नियमों में बंधी थी, लेकिन उससे मुक्त होते ही उन्हें अपने स्वतंत्र अस्तित्व का आभास हुआ। पुत्री द्वारा भी समय समय पर नए को अपनाने का आग्रह उनमें बदलाव का कारण बना। इसके अतिरिक्त अपने मातृ सुलभ प्रेम से विवश होकर भी वो बच्चों के कहे मुताबिक चलने के लिए तत्पर हुई, जबकि यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदा का अनुकरण करते रहे। किशनदा कुंवारे थे, जिससे सामाजिक बदलाव उनकी राह का रोड़ा कभी न बन सका, परंतु यशोधर बाबू तो गृहस्थ थे, इसलिए आंख बंद करके किशनदा के सभी उसूलों का पालन करना उनके और उनके परिवार के बीच टकराहट का कारण बना। किशनदा से प्रभावित होना ही उन्हें कभी बदल नहीं पाया। प्रश्न 2। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? उत्तर। जो हुआ होगा वाक्य की कई अर्थ छवियां पाठ में उभरी हैं। इसका अर्थ है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। इस संसार के सारे संबंध स्वार्थ से परिपूर्ण हैं। जब तक लोगों का स्वार्थ सत्ता है, लोग संबंध रखते हैं, बाद में किसी की कोई परवाह नहीं करता है। किशनदा की मौत क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में जानने की किसी को रुचि नहीं। इस संसार के सारे रिश्ते नाते बेमानी हैं। किशनदा कुंवारे थे, उनका अपना परिवार बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए उनकी मौत के संबंध में जो हुआ होगा कहा गया है, लेकिन इस संसार में सभी के साथ ऐसा ही तो होता है। प्रश्न 3। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश से लगता है कि यशोधर बाबू घर और समाज में सब जगह हर चीज़ व्यवस्थित रूप में देखना चाहते हैं। बच्चों के आचरण में वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक देखना चाहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का कोई भी रूप उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता है, जिसमें अधिकांश हाथ किशनदा से उनके व्यक्तित्व पर पड़े प्रभाव का है। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश उनके अनिर्णय की स्थिति और असहमति दोनों का द्योतक है। यह वाक्यांश यशोधर बाबू और नई पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतर को भी परिलक्षित करता है। प्रश्न 4। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है और क्यों? पीढ़ी का अंतराल कहानी की मूल संवेदना है। इसमें यशोधर और उनके बच्चों के बीच वैचारिक अंतर को ही कहानी के कथानक के रूप में विस्तार मिलता है। पंत जी हर चीज़ और घटना को अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य मूल्यों के अंधानुकरण के कारण अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। बच्चों का यह व्यवहार कई बार उनकी असंवेदनशील प्रवृत्ति का भी द्योतक हो जाता है। वैसे भी पश्चिमी संस्कृति आपसी प्रेम और विश्वास पर आधारित न होकर दिखावे और बनावट पर ही विश्वास करना सिखाती है। अब हम चलते हैं मूल्यपरक प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है, किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श थे। इस कथन के आधार पर किशनदा की जीवन शैली की चर्चा कीजिए। उत्तर। किशनदा एक संवेदनशील, परिश्रमी एवं संस्कारी व्यक्ति थे। उन्होंने
पहाड़ से आने वाले अनेक युवकों को आसरा दिया था। यशोधर बाबू भी उनके पास रहा करते थे। किशनदा ने उन्हें अपने कार्यालय में नौकरी दिलवाई थी। किशनदा सारी जिंदगी दूसरों के लिए कार्य करते रहे। जब वे सेवानिवृत्त हुए तो किसी ने भी उनको अपने यहाँ ठहरने के लिए कमरा भी नहीं दिया। यशोधर बाबू भी किसी भी प्रकार से किशनदा की कोई मदद नहीं कर पाए। अपनी जवानी के दिनों में किशनदा ने कई किस्म की खुराफातें की थी, जैसे ककड़ी चुराना, गर्दन मरोड़कर मुर्गा मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना। परंतु किशनदा का बुढ़ापा बड़े संकटों में बीता। सेवानिवृत्ति के पश्चात कुछ वर्ष वे राजेंद्र नगर के किराए के मकान में रहे। फिर वह अपने गांव चले गए। कुछ साल बाद वहां उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर बाबू याद करते हैं कि किस तरह किशनदा हर रविवार शाम ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका मानना था जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वह चाय कैसी। इसी दौरान यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, जिनका उत्तर किशनदा दिया करते थे। प्रश्न 2, यशोधर बाबू को अपने परिवार के सदस्यों से किस प्रकार की शिकायतें हैं, वर्णन करें। यशोधर बाबू को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से शिकायतें हैं। उनका बड़ा बेटा एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है। यशोधर बाबू को यह समझ नहीं आता कि उनके साधारण बेटे को यह असाधारण वेतन वाली नौकरी कैसे मिल गई। फिर सोचते हैं कि 1,500 रुपये देने वाली नौकरी में ज़रूर कोई पेंच होगा। उनका दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू को शिकायत है कि जब यह पिछले वर्ष एलाइड सर्विसेज की सूची में माना चाहे काफ़ी नीचे आया था, तब उसने नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं की। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उन्हें बेटे का अमेरिका चला जाना भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी एक बेटी है जो शादी नहीं करना चाहती। वह हर प्रस्ताव को अस्वीकार करती चली जाती है। बेटी अक्सर पिता को यह धमकी देती है कि अगर शादी की बात शुरू की तो वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका चली जाएगी। इसके अलावा बड़े बेटे का अपने द्वारा लाए गए सामान पर एकाधिकार जताना और यशोधर बाबू के काम में हाथ ना बटाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपनी पत्नी से भी शिकायत है कि वह बच्चों की नई दुनिया में पूरी तरह रच बस गई हैं। वह ऊंची हील की सैंडल पहनती हैं, बालों में खिजाब लगाती हैं, होठों पर लाली लगाती हैं, दाल भात रसोई के बाहर खाती हैं और बिना बाजू का ब्लाउज पहनती हैं। पत्नी की बुढ़ापे में यह आदतें यशोधर बाबू को बुरी लगती हैं, इसलिए अपने घर में होकर भी प्रसन्न नजर नहीं आते और अधिकांश समय घर से बाहर बिताने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 3, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, यशोधर बाबू कर्मठ एवं मेहनती व्यक्ति हैं। वे दफ्तर में पूरा समय काम करते हैं। घर का बहुत सा काम वे स्वयं करते हैं। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन लाना तथा दूसरे अन्य काम भी उन्हें ही करने पड़ते हैं, परंतु वह इन सभी कामों को करना अपना कर्तव्य समझते हैं। यशोधर बाबू संवेदनशील व्यक्ति हैं, रिश्तों के प्रति संवेदनशील एवं भावुक हैं। जब किशनदा का कोई अपने यहाँ नहीं ठहराता तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। यशोधर बाबू परंपराओं और मर्यादाओं में भी विश्वास करते हैं। वे सेवानिवृत्त होने के पश्चात पैतृक गांव लौट जाना चाहते हैं। यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। रिश्तेदार अमीर हो या गरीब, वे सबकी सहायता करते हैं। उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम है। अब हम चलते हैं उच्च स्तरीय चिंतन कौशल वाले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण हो सकते हैं? वर्तमान युग तकनीक और परिवर्तन का युग है। आज के युवा के पास कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल जैसे आधुनिक गैजेट हैं, तो बढ़िया साइकिल एवं मोटरसाइकिल भी है। लड़के लड़कियों के बीच का अंतराल भी काफ़ी कम हो गया है।
ऐसे में बुजुर्गों द्वारा ये आधुनिक चलन को समझ पाना या उससे तालमेल बिठा पाना अक्सर बड़ा पेचीदा हो जाता है। इसी अंतर को पीढ़ी अंतराल कहा जाता है। युवा पीढ़ी की नई सोच अक्सर बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके समय में ना तो ये माहौल होता था, ना ही ये सुविधाएं, अतः अक्सर विरोध की स्थिति खड़ी होती है। परंतु ये भी नहीं कहा जा सकता कि बड़े बूढ़ों की हर बात गलत होती है। प्रश्न 2, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर पीढ़ी के अंतराल से होने वाले पारिवारिक अलगाव पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर 2, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा सिल्वर वेडिंग के पात्रों की तरह बिखराव होने लगता है। प्रश्न 3, सिल्वर वेडिंग कहानी को ध्यान में रखते हुए परंपराओं और सांस्कृतिक संरक्षकों की वर्तमान में उपादेयता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। परंपराओं और संस्कृति से ही किसी देश की पहचान कायम रहती है। सादगी से जीकर गृहस्थी को बचाया जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो शायद यशोधर बाबू की संतानें पढ़ लिख कर योग्य न बनती। दिखावा और भौतिकता समाज को पतन की ओर ही ले जाते हैं और सादगी, परंपरा व संस्कृति समाज के उत्थान के द्योतक होते हैं। प्रश्न 4, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बातें प्रशंसनीय हैं और कौन सा पक्ष आपत्तिजनक है? प्रशंसनीय बातें: क, महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना। ख, जीवन में उन्नति करना। ग, समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में आधुनिक सुविधाएं जुटाना। और आपत्तिजनक बातें हैं: क, पिता, रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव। ख, मानवीय संबंधों की गरिमा और संस्कारों में रुचि न लेना। ग, दिखावा और बनावटी व्यवहार। तो बच्चों, इस तरह से हमारे पाठ सिल्वर वेडिंग का आज समापन होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो तब तक स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। धन्यवाद।